ठीक है, इसमें जाके कंट्रीब्यूट करें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कंट्रीब्यूट करें। कुछ ऐसा न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके आए जो पहले स्टडी नहीं हुआ या उस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी नहीं हुआ। आल्दो वो लिटरेचर में बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आप लेके जा रहे हैं उसमें वो स्टडी नहीं हुआ कर रहा है। तो आप मॉडरेशन और मीडिएशन से थोड़ा बाहर निकलें तो फिर आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते। अदरवाइज यकीन करें मॉडरेशन और मीडिएशन में ओके कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब भी आप मीडिएशन और मॉडरेशन को कर रहे होते हैं समटाइम हमारा स्टूडेंट जो होता है वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन जब वो डाटा एनालिसिस करता है रिजल्ट आता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर आपको रिजल्ट तो दे देता है, लेकिन उसके पीछे क्या थ्योरी सॉल्व कर रही है नहीं कर रहे, स्टूडेंट उसमें वीक होता है। तो कोशिश करें कि आप जो है अपने जो फ्रेमवर्क है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उसके ऊपर। स्टेप नंबर 6 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल टॉपिक्स। अब यहाँ तक आपके पास सफिशिएंट नॉलेज, अगर आपने पहले 5 स्टेप्स जो कवर कर लिए हैं, 6 स्टेप्स कवर किए हैं, तो यहाँ आपका जो इंटरेस्ट एरिया आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है। आपको रिसर्च प्रोसेस का भी पता चल चुका है, ठीक है, कौन कौन से चीजें डिस्कस होंगी आगे जाके रिसर्च के अंदर, आपको उनका भी पता है, आपको डेटा का भी पता है, आपको मेथोडोलॉजी का भी पता है, ठीक है। आपने अपने इंटरेस्ट एरिया को भी सेलेक्ट किया, फिर आपने उसको नैरो डाउन भी कर दिया। अब जब आप यहाँ तक पहुंच गए तो मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि आप अपने पेपर के ऊपर आइडियाज को ड्रा कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक आइडिया नहीं होगा, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज। आप इस स्टेप में आप सिंपल एक पेज वाइट पेज लें और एक पेन लें और आपके माइंड में जो है, अगर आपको पहले दो मेथड्स में इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले कोई बात नहीं, आपको फ्यूचर डायरेक्शन अच्छी नहीं मिली कोई बात नहीं, आपको कोई ओल्ड आइडिया ऐसा नहीं मिला जिसको आप न्यू कॉन्टेक्स्ट में लेके आ सकते हैं, तो आप इस स्टेप पे आते हैं। आप सिंपली वाइट पेज उठाएं और आपके माइंड में जो अब तक आपने लर्न किया है, जो आपके माइंड में आइडियाज आए हैं उनको आप लिस्ट डाउन करना शुरू करें। आप उनको लिस्ट डाउन करें और आप लिटरेचर में जाएं, उसको गूगल स्कॉलर पे जाएं, वहां से उनको फाइंड आउट करें, आपको पता चल जाएगा। इवन कि आप अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको गूगल स्कॉलर पे लिखें तो गूगल स्कॉलर आपको फौरन बता देता है कि ये आइडिया यूनिक है या नहीं है, जो आपने कीवर्ड जो आपने एरिया लिया है वो यूनिक है या नहीं है। और यहाँ तक आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप खुद से इस बात को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये वाकई यूनिक है या नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ तक सफिशिएंट नॉलेज है अपने इंटरेस्ट एरियाज की। ओके, यहाँ तक जब आप आ गए हैं तो सपोज आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, अब आपने रिसर्च क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना है अपना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका रिसर्च क्वेश्चन और आपका रिसर्च टॉपिक जो है वो इनलाइन होने चाहिए आपस में। जैसे एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ एक नया हुआ एग्जांपल के लिए, जैसे आपने एक पोटेंशियल टॉपिक सेलेक्ट किया रोल ऑफ ओपन इनोवेशन इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आप रिसर्च क्वेश्चन क्या देते हैं, व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ ओपन इनोवेशन इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपके पास एक टॉपिक नहीं होगा, और आप जब भी कोई रिसर्च कर रहे हैं अपने सुपरवाइजर के साथ, तो आप एक टॉपिक के साथ सुपरवाइजर के पास वैसे भी नहीं जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपके पास एक से ज्यादा टॉपिक, जैसे भी आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपके पास बहुत सारे आइडिया होंगे, बहुत सारे पोटेंशियल टॉपिक्स होंगे आप। उसके बाद ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये सबसे फाइनल स्टेप है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके लिए। आपने एवेल्युएट करना है कि आपने जो पोटेंशियल टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं आया कि वो सही है या नहीं है, या स्पेसिफिकली कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आपने चूज करना है, या कोई एक दो या तीन जो आपने लेने हैं कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको आपने लेने। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ मैंने बनाए हैं जिनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले ओरिजिनलिटी है, ठीक है, क्या आपके इतनी सफिशिएंट ओरिजिनलिटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। यहाँ मैं ओरिजिनलिटी की बात कर रहा हूँ आपकी रिक्वायरमेंट के साथ, आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट के साथ, कि अगर आप जेईई के स्टूडेंट हैं या एमएस के स्टूडेंट हैं तो आप जो ओरिजिनलिटी उसके अंदर लेके आ रहे हैं क्या वो आपकी डिग्री को जस्टिफाई कर रही है। अगर क्या आप ये तो नहीं कर रहे कि आप एमएस लेवल की ओरिजिनलिटी उसको लेके आ रहे हैं और आप कर जेईई की रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उसको भी फोकस करेंगे। फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आपने जो क्वेश्चन डेवलप किया है उसका जो आंसर है क्या उसकी इंडिकेशन स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल इंडिकेशन अवेलेबल है या नहीं है, उसको आप करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ स्टूडेंट
सुपरवाइजर करते हैं, उनको आइडिया है कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के बहुत सारे टॉपिक्स के लिए आते हैं, लेकिन हर टॉपिक के रिलेटेड नहीं होता, उससे क्या होता है स्टूडेंट की डिग्री डिले होती है। तो हमने ये भी कोशिश करनी है कि हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हो, सफिशिएंट एविडेंसेस अवेलेबल हो, किसी तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपकी डिग्री के लिए, क्या आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपकी डिग्री को कंप्लीट होने में 6 महीने रहते हैं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे जिनका आखिरी सेमेस्टर है और अपना वो थीसिस शुरू कर रहे हैं, तो उनके माइंड में ये होना चाहिए कि उनके पास सिर्फ 6 मंथ्स है, 6 महीने के अंदर उन्होंने वो टॉपिक स्टार्ट करना है जिस पे वो काम कर सके और 6 महीने में उसको कंप्लीट कर सके। इसी तरह पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना टारगेट रखेंगे 3 साल में उन्होंने कंप्लीट करना है या जितना ड्यूरेशन उनका बचा हो। देन डाटा कलेक्शन है, क्या आपके पास डाटा कलेक्शन कैपेबिलिटी है। अगर आप रैंडम डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप किसी कंपनी के सीईओज के इंटरव्यूज करने जा रहे हैं, या आप फाइनेंशियल मैनेजर्स के या सीएफओ के करने जा रहे हैं आप इंटरव्यूज, तो क्या पॉसिबल है कि आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंटरव्यूज को पूरा कर सकें। क्या आपके सर्कल में आपके कनेक्शंस इतने हैं कि आप उनका इंटरव्यू कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई सेकेंडरी डाटा लेते हैं और उसकी एक्सेस डाटा स्ट्रीम से है, फंक्शनल ऑर्डर से है, तो क्या ये पॉसिबल है आपकी यूनिवर्सिटी आपको वो डाटाबेस प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। तो ये चीजें भी माइंड में रखनी होगी। इसी तरीके से डाटा एनालिसिस कैपेबिलिटी, आप जो डाटा ले रहे हैं क्या उसको एनालाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से पर्सनल सेटिस्फैक्शन पे वही बात आ गई, क्या आप पर्सनली सेटिस्फाई हैं। आपने 5 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, आप किससे पर्सनली सेटिस्फाई हैं, आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें हैं। तो इसके लिए जो है एक फर्दर ये एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये एवेल्युएशन के कंपोनेंट्स हैं, 7 कंपोनेंट्स, ठीक है। आप हर टॉपिक को एवेल्युएट कर सकते हैं। आपके पास कितने टॉपिक, सपोज करते हैं कि आपने 5 टॉपिक पोटेंशियल टॉपिक सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे आप अपने नॉलेज की बेस पे अभी तक जो आपने किया उसकी बेस पे आप नंबरिंग करें, ठीक है। कोई सिनेरिटी है तो 10 में से आप नंबर देंगे कितनी है, 8 है 9 है इस टॉपिक पे। अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि उसकी बाकी इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है। आप लिटरेचर की बात करते हैं, अवेलेबल है या नहीं है, डाटा कलेक्शन, तो इन सारे कंपोनेंट्स को आप एवेल्युएट करेंगे, इनकी मार्किंग करेंगे और फाइनली आप इस स्कोर को टोटल करेंगे, तो वहां से आपको पता चलेगा कि किसका स्कोर ज्यादा है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, किसी एक टॉपिक का स्कोर ज्यादा है तो आप उसी को एक को लेके फॉलो कर लें। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप अपने सुपरवाइजर के पास जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एक से ज्यादा टॉपिक चूज करें। तो टॉप 2 टॉपिक्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं, आप उसको ले लें, 3 को ले लें, आप 5 को भी ले सकते हैं। जब सिर्फ 5 पोटेंशियल एरिया सेलेक्ट किए हैं ना एग्जांपल के तौर पे, जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ज्यादा सारे होंगे, तो आपको इवन कि सिलेक्ट करने मुश्किल हो जाएंगे कि यार मैं किस पे काम करूं, इस पे भी काम हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, तो मुझे किस पे काम करना चाहिए। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे आई होप कि आपको टॉपिक सिलेक्शन में फायदा होगा। मैं फिर एंड पे वही बात करूंगा कि टॉपिक सिलेक्शन का कोई एक तरीका नहीं है। जैसे डॉक्टर काशिफ ने एक्सप्लेन किया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया, डॉक्टर अरीबा ने किया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आप जरूरी नहीं है कि आपने किसी एक प्रोसेस को पूरा फॉलो करना, आपको जो चीज अच्छी लग रही है आप उसको अडॉप्ट करें और उसे अपने जो है टॉपिक सेलेक्ट। I think कि आप सबने तकरीबन की रिसर्च के हमारे जो वन ऑफ द बिग स्टार्टर्स हैं उनका ओपिनियन सुन लिया है, तो मेरे पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है कहने को। तो सबने एक तरह को मुझे कर दिया है, आपको एक नटशेल में पूरा प्रोसेस बता दिया है कि वो रिसर्च कैसे होनी है और क्या क्या चीजें आपने स्टडी करनी है। तो ये चीजें जो मैं यूज करता हूँ सिर्फ वो बता देता हूँ आपको, उसको बता देते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज़ कुछ रह नहीं गया इसके अंदर कवर होने वाला। एक चीज आपने रियलाइज की होगी अब तक, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। इफ यू सी ऑलमोस्ट सबने बातें तकरीबन सिमिलर की है। दिस इज रिसर्च, दिस इज व्हाट यू लर्न इन योर पीएचडी, दिस इज व्हाट यू लर्न इन रिसर्च। हम सब के डिसिप्लिन अलग है, हम सबका जो डिफरेंस है बेसिकली वो हमारा एक टॉपिक है जिसके पर हमने काम किया। अदरवाइज दिस इज आवर लर्निंग एंड दिस इज व्हाट यू लर्न, दिस is master. So what I do is कि जब मुझे टॉपिक सिलेक्ट करना है, टाइटल सिलेक्ट करना है, अगेन देयर आर नो शॉर्टकट। हमारे को दूसरे का शॉर्टकट लेके आना चाहिए, जल्दी हो जाता है।
I'm willing to spend even a month on topics like provide आज आप टॉपिक अलग सेट करो जब आप उस पर काम करोगे वो तेरा ओ इसको डाटा ही नहीं मिलेगा डाटा कहां से लाऊं मुझे पिछला आपने 3 4 5 महीने मेहनत की है तो नाउ गो टू जीरो केस आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उस एरिया पे डाटा ही अवेलेबल नहीं है या फिर उस एरिया का आपको डाटा के इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना है तो नहीं करना सॉफ्टवेयर तो आपको चाहिए तो आपके पास है ही नहीं अभी तो हम बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर यहाँ पाकिस्तान में यूज करते हैं सिर्फ ये एडवांस सॉफ्टवेयर and our chance to buy them as of now. But again, based on these as well, हमारे पास वेरिएबल्स का जरूरी है एंड पे आता होगा इससे तो आइटम नहीं बन सकते बेसिकली ऑपरेशनल लाइन जैसे नहीं हो सकती तो एट द फर्स्ट स्टेज जब किसी टॉपिक करने का दे रहा होता हूं आई एम देन टेलिंग देम स्टार्ट विद लिटरेचर अगेन जैसे सबने डिस्कस किया था आप एक रिसर्च पेपर देखते हैं एक थीसिस देखते हैं कहां से स्टार्ट होगा एब्स्ट्रैक्ट से कोई मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिख के दिखा दे बगैर थीसिस लिखे एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहला होता है लेकिन ये सबसे एंड पे लिखा जाता है तो जो राइट अप है इट डज नॉट मीन इट विल बी रिटन इन दैट सीक्वेंस आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं पहले अमेरिका के लिटरेचर स्टार्ट करें इट डज नॉट मीन दैट पूरा टेक्स्ट भी पहले स्टेज पे कर देना है इट इज नॉट पॉसिबल आप लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट करते हैं आपको आइडिया मिल जाता है इसमें वो बताया एक टेबल बना लो इज वेरी इजी आपसे कोई डिफेंस कर सकता है कि भाई ये तुमने कहां से लिया ये तो मुझे नहीं लगता ऐसे होता है अब आपको नहीं याद सारी साइटेशन होती यू जस्ट ब्रिंग देम टू द टेबल ऐसा ये मैंने यहां से लिया आपके सामने होगा सब कुछ पूरा थीसिस एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने होगा जो साइटेशन आपसे मांगेंगे आप दे देंगे सेकंडली आई डोंट नो नथिंग इस बात को अपने पल्ले बांध लें मुझे बहुत पता है पाकिस्तान के बारे में इन रिसर्च आई नो नथिंग मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बड़ा क्लियरली कह दिया था कि जो भी लिखो तुम उसके अंदर ये नहीं लिखना मुझे ये पता है कि ये ऐसे है तो पाकिस्तान के बारे में बहुत पता है मैं भी पाकिस्तान से मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर क्या होता है लिखना है ना उसको लिखो और उसको साइड करो कि ये कौन कहता है आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता यू हैव टू साइट एवरीथिंग मुझे पता है पाकिस्तान में XYZ एरिया के अंदर जाकर डाटा कलेक्शन मुश्किल है फीमेल से किसी ट्राइबल एरिया में जाकर डाटा कलेक्शन मुश्किल है मुझे विद साइटेशन मेंशन करना होगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं आई हैव टू गिव अ रेफरेंस अब वो रेफरेंस कहीं की भी हो सकती है डज नॉट मैटर इट्स अगेन एन एथिकल एस्पेक्ट ओवर हियर कि आपको प्रॉपर रेफरेंस मिल जाए अदरवाइज आपको किसी भी जगह के ऊपर ऐसा कोई चीज मिली जो उससे बिल्कुल रेलेवेंट है जो वही बात कर रही है आप उसको इट कुड बी अ ब्लॉग पोस्ट इसलिए तो अपना ओपिनियन दिया ना बट इट कैन नॉट बी यू हमारे स्टूडेंट की अक्सर मिस्टेक करते हैं दे डू नॉट साइट मैंने अक्सर इंट्रोडक्शन देखे हैं दे डू नॉट साइट एनीथिंग पूरे पेज पे एक साइटेशन दो साइटेशन अगेन रीजन वी वांट अ शॉर्टकट हमने कहीं से लिया बस जितना हमें समझ आया हमने उसको लिख लिया एंड मोस्टली विल बी डूइंग कॉपी पेस्टिंग शॉर्टकट से आपका गुजारा शायद चल जाए बट अगेन यू वोंट लर्न एनीथिंग एंड जो अपनी बात हो रही थी कि कोई हम क्वालिटी वर्क करना चाह रहे हैं दैट इज नॉट पॉसिबल अगेन टॉपिक सिलेक्शन पे I'll give them time okay let's find this अब सर आप दे दें XYZ ने दे दिया है doesn't matter I'm not interested in you why मुझे अगर मेरा सुपरवाइजर टॉपिक दे तो मैं शायद उसके ऊपर कभी भी काम नहीं कर सकता अभी भी रिसेंटली एक मेरे पास बड़ा अच्छा प्रोफेशनल बंदा है वो आया अपने थीसिस के ऊपर एडवाइस देने के लिए उसका प्रपोजल डिक्लाइन हुआ और वो एडवाइस देने आया और उसके दोबारा डिफेंस होना प्रपोजल का एंड आई आस्क्ड हिम क्रेडिट का काम करते हो तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है क्रेडिट का व्हाई आर यू वर्किंग ऑन दिस टॉपिक मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही जिस एरिया का तुम्हारा एक्सपीरियंस है जिस एरिया के बारे में सब नो है उसके ऊपर काम भी नहीं करते वहां आप जो चीज पढ़ेंगे आपके लिए ये भी हो सकता है यू सी अ मैन विद अ हैमर सीज एवरी प्रॉब्लम एज अ नेल तो वो उसको बेसिकली मिलती जाएगी वो इसके अंदर भी तो काम हो सकता है वो एक पेपर पढ़ता है इसमें ये चीज नहीं हुई मैं ये भी करता हूं अपने ऑफिस के अंदर इसके ऊपर उसके पास बहुत पोटेंशियल था but because उसने अपने सुपरवाइजर से लिया सुपरवाइजर ने टॉपिक दिया नाउ है स्टक विद दैट इसलिए सर ने भी इसको एम्फसाइज किया मैडम ने भी सर ने भी कि अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज करें आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ कहां पर है आपको पता है कि अच्छा उसको करते हुए आप बोर नहीं होंगे इट्स वेरी कॉमन टू गेट बोर्ड जब मुझे मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं होगा पढ़ने का भी दिल नहीं करेगा एंड अगेन रीडिंग द लिटरेचर इसके अलावा टॉपिक फाइंड करने का अपनी मेथोडोलॉजीज डिफाइन करने का अपनी टेक्निक्स डिफाइन करने का अपने वेरिएबल्स का आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं
You just go with these or myth. You cannot make a good product without good raw material. आप raw material waste डालेंगे, you'll end up more or less like a waste. Process आपकी जितनी मर्जी अच्छी, you have to put in the best raw material. That means आप मेरा पेपर यूज नहीं कर सकते, मैं अपने पेपर की बात करूंगा, मैं अपने पेपर को किसी कैटेगरी में काउंट नहीं करता, मैं अपने पीएचडी के थीसिस को किसी कैटेगरी में काउंट नहीं करता, that was my first research. I knew nothing about it back then. जो मैं आज जानता हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ, I'm here again. मैंने आपको बताया, I consider all of them as experts at least in their domains. मैं तो सिर्फ एक छोटे से एरिया के अंदर जितने में एक से पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता हूँ, उसके अंदर भी प्राइमरी में एक सर्टेन मेरा एक छोटा सा स्पेसिफिक सा एरिया था, बट हाँ उसके बारे में आप अगर कोई भी आई नो एवरीथिंग अबाउट इट. उसके अलावा मैनेजमेंट साइंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वास्ट फील्ड, इवन फाइनेंस इज सो वास्ट कि मैं अपने लाइफ टाइम में सारी फाइनेंस लर्न नहीं कर सकता. दिस इज अ फैक्ट. जिस स्पेस के ऊपर आज डेवलपमेंट हो रही है, इतने लोग नहीं दुनिया में जिस स्पेस के ऊपर आज लिटरेचर नया जनरेट होता है. तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है उसमें आई फाउंड अ पेपर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, मुझे एक रिसर्च करनी थी अपने पोस्ट जॉब के लिए एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप के ऊपर. तो लिटरेचर भी लिखा हुआ था किसी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का. पढ़ के मजा आ गया, पढ़ते पढ़ते यार जबरदस्त लिखा है इसने. हर बात जो आप पढ़ते थे टू द पॉइंट और कोई नई बात निकल के आती थी. इस स्टडी में ये था, इसने ये चीज लिखी, इसने ये चीज की, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया. हमारे पेपर में हमने कहानी शुरू की, औरंगजेब आलमगीर था तो उसने एक दिन आके ये किया, तो फिर दरबार में ये, उसके बाद अपने पॉइंट पर आया. तो अगेन एक कोहेरेंस भी नहीं रहती बिल्कुल भी. मैंने कई थीसिस में क्वेश्चंस के आते हैं, एक पैराग्राफ लिखा है, उसका दूसरे पैराग्राफ के साथ कोई लिंक नहीं, कोई लिंक ही नहीं है. देयर जस्ट देयर, एक टॉपिक खत्म हुआ, उसने दूसरा शुरू कर दिया. तो हेडिंग्स बना रहे हैं, उसको आप अरेंज कर रहे हैं किसी सीक्वेंस के अंदर, यू कैन डू इट. तो टू द पॉइंट बिल्कुल एक सिंथेसाइज्ड मैनर के अंदर जा रहा था. बिलीव मी, मुझे एक रिसर्च पेपर में आई फाउंड अराउंड 6 to 7 रिसर्च गैप्स, at least 6 to 7 problems जिनके ऊपर हम नहीं स्टडी कर सकते हैं, नया पेपर लिख सकते हैं. That one paper, only one paper. क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसको जब आप बेस यूज करेंगे, there is no way कि कोई आपको चैलेंज कर सकता. आप मेरा पेपर ले लेंगे, मैंने पहले बड़ी मुश्किल से लिख के पब्लिश करवाया किसी तरह से. अब उसके अंदर आप जब डेटा एनालिसिस लेंगे, इसमें क्या कैसे तो नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब लिंक ही नहीं बन रहा उसमें. सो ये मेरे हर स्टूडेंट के साथ हुआ है. मैंने जब पूछा किसी अच्छे ऑथर का लिंक चलो अच्छा किया, मैंने अगर पेपर से नहीं मांगा, जिस दिन हम एनालिसिस करते पेपर कौन सा जरा खोल लो यार, उससे कहते तो जा रहे हो मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त है, अगर मुझे टाइम नहीं मिला है पढ़ने का, एंड ऑफ इट टर्न्स आउट टू बी अ पाकिस्तानी, इट टर्न्स आउट टू बी बांग्लादेशी पर्सन और सम अंडरडेवलप्ड नेशन. हम अपना बड़ी मुश्किल से लिख रहे होते हैं, हमें ही फॉलो करेंगे. वी आर वेरी फार बिहाइंड इन लिटरेचर. देयर आर गुड पीपल. फॉर एग्जांपल, आपको फॉलो करना है, आप सर वसीम के पेपर को फॉलो कर सकते हैं, फैंटास्टिक पेपर्स. सर के पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं, इमरान रशीद साहब के पेपर्स को फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर रिवर के पेपर. They work on those broader areas, fantastic people, but even then we still advise you कि हो सकता है हमने जो एक गैप आइडेंटिफाई किया हमने उसको फिल कर दिया ऑलरेडी, उसी के ऊपर दोबारा काम करने से कोई फायदा नहीं होगा. So if you want to work on that, find a new context. जैसे हमारे स्टूडेंट अक्सर ये काम करेंगे, पेपर हम उठा लें, उसके बाद सर ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, बाकी सारी दुनिया में हुआ, इंडिया में हुआ, तो वही वाला ऑलमोस्ट सेम कल्चर, आपके कल्चर में कोई डिफरेंस तो नहीं है. तो बहुत मेजर डिफरेंस आप मुझे ला सकते हैं कि हाँ ये जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, अब वहां का वर्क कल्चर ही और है. हमारे यहाँ किसी को काम करने को कहते, वो काम करने को तैयार नहीं होगा. हम तो काम से हम आगे भागो भाई, वहां पर आवर एथिक्स इतनी देर मैंने काम करना है, लेकिन इसके बाद फिर मैंने सुनूंगा उतनी देर में काम करना है. उस कल्चर में डिफरेंस है, आपको जस्टिफाई करना होगा कि हाँ मैं उस कल्चर की एक स्टडी इस कल्चर पर अप्लाई करके देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके कल्चर में डिफरेंस है, इसके अंदर ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, और ये पता करना जरूरी है. इससे कोई चीज पता चलेगी जो हमारे अंदर हमें हेल्प करेगी. जो भी क्वालिटी रिसर्च की बात हो रही थी, मलेशियन अपने स्टॉक एक्सचेंज का डाटा प्रोवाइड करते हैं आकर यूनिवर्सिटीज में, भाई इस पे कुछ रिसर्च करके हमें बताओ हम क्या नया कर सकते हैं, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं चीजों. आई रिमेंबर समबडी, मैं यूजुअली हमारे स्टूडेंट को जब तक आपको सारे सेकेंडरी आप एनालिसिस कर रहे हो और डेटा नहीं है, डोंट मूव फॉरवर्ड. दिस हैपेंड विद द पर्सन मलेशिया से पीएचडी कर रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग मलेशिया से जब करी देखो तो मलेशिया की कितनी स्टॉक एक्सचेंज लेते भाई, पाकिस्तान की लेने की क्या जरूरत पड़ी थी, वो कहां स्टक था, उसको पुराना डाटा नहीं मिल रहा था, सैंपल पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही.
यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ने रिड्यूस कर दी रिक्वायरमेंट, एक स्पेशल मीटिंग कॉल की गई डीन्स के साथ, उन्होंने कहा चलिए अगर आपको लेट्स सपोज सैंपल 600 का होना था 300 पूरा कर लें, 300 पूरा नहीं हो रहा, लाखों रुपया ब्रोकर को दिया कि भाई डाटा मुझे 1990s का कोई डाटा चाहिए, नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको अपना वो कंपाइल करके कंप्लीट करना पड़ा। इसलिए फर्स्ट टाइम जब लिटरेचर पढ़ते हैं आपको सब पता चल जाएगा। जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे ये चीज नहीं हुई, यू आर रीडिंग 5-10 पेपर्स पढ़ते हुए आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक होगा कि अभी तक इस एरिया के अंदर जो बात है इसके ऊपर बात बिल्कुल इस पर काम कोई नहीं नजर आया। लेट्स फाइंड दैट आउट। जैसे सर ने भी क्लिक किया, आप तो पेपर पढ़िए, मुझे किसी पेपर में पढ़ते तो बहुत अच्छी चीज लगी, अब मैं देखूंगा ये किसको साइड किया हुआ है, ये इसने अगर ये बात अच्छी की इसने बाकी बातें भी अच्छी की हो, I'll go find that paper. लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी है, if you're starting afresh, just go to Google। अगर Google पे सर्च करें, क्योंकि आमतौर पे हमारे पास Google की एक्सेस है, इंटरनेशनल बड़ी अच्छी एक्सेस मिल जाती है हमें। Just go to Google and search for the area that you're working on, या जो आपने डिसाइड किया कि मैं इस एरिया डोमेन में काम करना चाहता हूँ, and find the latest papers, last 2 years देखें आप। उसमें आपको बेनिफिट ये कि ऑलरेडी लेटेस्ट जो एक टॉपिक आया वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये आसान वाला टेक्निक है। And then you do not read all the papers। हम अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, इसका मतलब ये पूरा पेपर पढ़ना है। You will just get the know-how of that area। आप उसको स्किम करते हैं, आप उसका एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि उससे आपको पूरे पेपर का आइडिया मिल जाएगा। उसके लिए आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन अब आपको मैं कहता हूं कि इस स्टेज पे पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी तो आपका एरिया भी डिफाइन हो, मेथोडोलॉजी के पर हम कहां से पहुंच जाएंगे। हम जाएंगे कंक्लूजन के अंदर, हम उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी चेक करेंगे, स्किम अगेन स्किम, इंपॉर्टेंट पार्ट, गैप क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, ओके। इसी तरह से लिटरेचर में कोई इंपॉर्टेंट बात आएगी, यू गो टू द एंड कंक्लूजन में इसने क्या कहा है और क्या कोई पोटेंशियल फॉर फर्दर रिसर्च दिया इसने। फर्दर रिसर्च इन FINS हम इसको कहते हैं समथिंग, तो फर्दर रिसर्च इन द स्टडी कि वो पोटेंशियली सजेस्ट कर देते हैं। जब मैं रिसर्च कर रहा हूं ना, मैंने 100 आर्टिकल पढ़ा, 200 आर्टिकल पढ़ा, मुझे क्लिक किया कि मैं भी ये काम कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता था, इसके ऊपर भी काम नहीं हुआ, मैं उसको सजेस्ट कर देता हूं फर्दर रिसर्च किस एरिया पे हो सकता है। अक्सर अच्छे पेपर्स में फर्दर रिसर्च का पोटेंशियल दिया हुआ होगा। अगर ये मैं शॉर्टकट टूल दे रहा हूं तो एक्चुअल तरीका से बता रहा हूं। सर एक और चीज जो मैं आजकल कुछ सर मैंने सीखी और किया, आसान तरीका जो मुझे लगा किसी भी वेरिएबल का गैप ढूंढने में, उस वेरिएबल का सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू हुआ हो 1-8 साल पहले, उसको था आपको 10-15 गैप्स मिल जाए। इसको सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में जिसको कहते हैं कि कच्चा चट्टा सारा उन्होंने लिखा होता है, आपको 20 गैप्स मिल जाएंगे सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। वो एक पूरी पिक्चर होती है उस वेरिएबल के स्टार्ट से लेके उसके रिलेशनल से लेके और अब तक। तो मेरी एक सजेशन है आपको, इसको करके देखिए, चाहे मास्टर्स है या PhD है, कि आप फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा है, आपका एम्बीडेक्सटैरिटी है फॉर एग्जांपल, तो एम्बीडेक्सटैरिटी की बहुत सारी टाइप्स है, उसके फॉर एग्जांपल लर्निंग एम्बीडेक्सटैरिटी है या स्ट्रेटेजिक एम्बीडेक्सटैरिटी। Try to find out systematic literature review of strategic ambidexterity और learning ambidexterity। अगर मिलता है, मिल जाता है, ठीक है। अगर वो बहुत ओल्ड है तो उसको रहने दें, ठीक है। बट अगर वो बहुत ओल्ड भी है तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। Try to find out systematic literature। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप सिस्टमैटिक लिटरेचर की बात करते हैं तो मैं यहाँ खुद मेंशन करना चाहता हूँ, हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, हमारी फैकल्टी एक्सपर्ट तो अभी यहाँ पे भी है, तो उस्मान साहब की एक्सपर्ट और हम उस्मान साहब को कॉल करेंगे जब हम लिटरेचर रिव्यू के सेशन पे जाएंगे, तो एक स्पेशल सेशन हम स्पेशली उस्मान साहब को इसलिए बुलाने कि आपको सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू सिखाएंगे, हम एडवाइस करेंगे कि आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करें। अगर कर लेते हैं थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ये याद रखिए आगे की सारी टेंशन आपकी दूर है। आपको पता है इसमें क्या-क्या हो चुका है, क्या हो सकता है, क्या वेरिएबल्स है, क्या आईवीज है, क्या डीवीज है, क्या मेथोडोलॉजी यूज हुई है, क्या टेस्ट यूज हुए, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता चल जाएगा। इवन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, रिसर्च जो डिजाइन हम यूज करते हैं प्राइमरी स्टडी, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। अब आपको 2 तरह के मिलेंगे, एक तो सिंपल किसी एक वेरिएबल का, और समटाइम्स वो रिलेशनल भी मिलता है। फॉर एग्जांपल जी स्ट्रेटेजिक एम्बीडेक्सटैरिटी एंड लर्निंग एम्बीडेक्सटैरिटी पे ये सिस्टमैटिक लिटरेचर, तो उसमें वो गैप्स, इनकंसिस्टेंसीज और ये फर्दर वेरिएबल्स के साथ स्टडी हुए हैं, उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, सारी पिक्चर आपके सामने आती है। समझ लें कि आपने जो 50, 60, 100 आर्टिकल्स पढ़ने थे ना,
वो सारे के उसने सारे आपको बता दिए मुझे कि इसके मुताबिक आपको वो अगर कोई डिटेल लिटरेचर के लिए बाकी चाहिए तब तो पढ़े। आपका पहले चैप्टर के लिए और पर्टिकुलरली प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आपकी दर्द सर खत्म हो गया। एग्जैक्टली ये मैं आपको ये ऑब्जर्व करके बता रहा हूं, ये आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू भी था ये। और ये तो मैं बता रहा हूं कि मैंने उसको जब स्किप किया और जो मुझे एक टॉपिक देखा उसके अंदर 6-7 आइडेंटिफाई हो गए। अगर मैं उसको दोबारा पढ़ूंगा तो 6-7 और निकल आएंगे। उसने ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे जो मैं अगर खुद अपना लिटरेचर पढ़ने बैठ जाऊंगा मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। वहां पे उसने सारा लिटरेचर कलेक्ट कर दिया है और उसके अंदर अपना अगेन हम जब कलेक्ट करके हम कॉपी पेस्ट करते हैं। मुझे याद है मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे पहले मेरा लिटरेचर भी रिवाइज करवाया क्योंकि मैंने उस टाइम लिखा था जैसे हम यहाँ लिखते हैं कॉपी पेस्ट पैराफ्रेज एंड ये हो गया कुछ हमारा बन गया। तो नहीं है सारा निकाल दोबारा लिख कर आओ ये तरीका है ये प्रोसीजर इसका सिंथेसिस के साथ लिखा जाता है। मैंने नोट इट अगेन उसका यार मजा आ गया जबरदस्त। ये ठीक है बात ये है कि यार अपना इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ वो भी दोबारा लिखो। इसलिए लिटरेचर राइट फर्स्ट एंड देन राइट द इंट्रोडक्शन बेसिकली और फिर दोबारा लिटरेचर लिखते हैं। ये भी बता दूं जब मैंने कहा था लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे हमने वो लिटरेचर को बेसिक टाइटल को और सारी चीजों को डिफाइन करने के कुछ मेजर वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया। जब हमने अपना इंट्रोडक्शन उसके बाद कंप्लीट कर लिया हमने अपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए वो पिरामिड को हम इस पॉइंट तक लिया अब हमने लिटरेचर किसके ऊपर लिखना है ज्यादा फोकस्ड directed it will always go in a pyramid shape you go from a broad topic a very broad topic narrow it down। मैंने अपना थीसिस स्टार्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसका ये मतलब नहीं मैंने पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखी थी बेसिकली इट वाज ऑन माइक्रो फाइनेंस जो पॉवर्टी के ऊपर था। तो पॉवर्टी से रिलेटेड सबसे बड़ा कोड के पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। सो उस कोड को और साथ में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था पॉवर्टी rich were making fun of the poor। तो उस पॉवर्टी को हमें सॉल्व करना है उसको मैं नैरो डाउन करके माइक्रो फाइनेंस तक लेकर गया। मेजर से ये है एक्चुअल प्रॉब्लम जिसके ऊपर कोई काम नहीं होगा हमें इसको क्वांटिफाई करना होगा कि कितना इंपैक्ट होता है माइक्रो फाइनेंस का। माइक्रो फाइनेंस कहता तो है कि होता है। सिमिलरली व्हाट हैपेंड I should have studied around a month for that topic। इस चीज के लिए बता रहा हूं takes time। और अगेन मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया था शुरू में मेरा साइनॉप्सिस का अगर आप टाइटल पढ़ लें उसमें इतना कुछ है why we get carried away we are emotionally attached to our work। यार मैंने ढूंढा है यार मैं कहूंगा बड़ा दुनिया का जबरदस्त काम करूंगा नोबेल मिलेगा समथिंग लाइक दैट। कौन नहीं चाहता उसको नोबेल मिल जाए समथिंग लाइक दैट। इस तरह बना इस्लामिक बैंकिंग भी डाल दी इकोनॉमिक इंपैक्ट भी डाल दिया इसका इकोनॉमिक के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है मुझे सुपरवाइजर ने सिनॉप्सिस दिखाया पहले सुपरवाइजर से मुझे मैंने ऐसा नहीं रहा है तो मैं उसी तरह अपनी सुपरवाइजर से फील करता हूं आई जस्ट वांट फोर्स देम समथिंग तो मेरी बात नहीं मान रहे एंड ऑफ द डे मुझे बताओ तो मैं माननी पड़ेगी क्यों एक्सटर्नल करवा देगा। दैट हैपेंड उसने मुझे कहा टेक ऑफ योर टीचिंग हैट wear this learner's cap this is very important for you। फाइनल डिफेंस तक मुझे कहता था एंड आई लर्न दिस आफ्टर दैट एक्चुअली कि this was 100% true। I do not know anything about it even today। such a vast field। तो वो जो चीज वो कह रहा था उसने करनी थी because he knew और वो आज हम जानते हैं कि हमें पता होता है ना कि ये चीज इसमें करनी है और ये सुपरवाइजर कहता है लेकिन मैंने पर मुझे ज्यादा पता है कि बहुत अच्छी चीज लग गई। आई एम इमोशनली अटैच्ड। मैंने एग्जांपल दिया स्टूडेंट की वो मुझे पहले मैंने उससे पूछा ये लिटरेचर है जब दोबारा मेरे पास लिख कर ले आया मैंने सोचा लिटरेचर खोलो मुझे नहीं मिला। मैंने इसको चेक किया है मुझे इसका लिटरेचर नहीं मिला इतना और ये टॉपिक ऐसा नहीं लग रहा जिसको तुम जस्टिफाई कर सको या तो कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको मुझे पता हो ये नए टॉपिक पे लिख सकता है ये अपने से डेवलपमेंट कर सकता है। वहां हम क्या करते हैं मुझे मैडम ने एडवाइस किया था वी गो एंड लुक एट अदर फील्ड्स। हमें इस डिसिप्लिन में कुछ नहीं मिला अब हम क्या करेंगे हमें इस डिसिप्लिन में वो चीज नहीं मिल रही हम दूसरे डिसिप्लिन से लेंगे। जैसे कि हम अक्सर मैनेजमेंट में थ्योरीज मार्केटिंग में थ्योरीज कहां से लाते हैं साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी की थ्योरी ऐसे होता है ये इस तरह से बिहेवियर होता है उस बिहेवियर की थ्योरी को हम अपने पास इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ हमारे पास कैसा बिहेवियर है फाइनेंस के अंदर बिहेवियरल फाइनेंस हम साइकोलॉजी से उठा के ला रहे हैं लेकिन वो स्टूडेंट उस कैलिबर का नहीं था वो तो मुश्किल से थीसिस लिखना था अपनी बड़ी बात थी। तो आई टोल्ड हिम बड़ा समझाया उससे लिटरेचर देखा टोटल मुश्किल से 1 से 2 पेपर निकले उसके पास। अगर तुम इसकी बेस पे पीएचडी का थीसिस लिखना चाहते हो would not make any sense। I had to talk to a few people और कुछ फैकल्टी मेंबर्स को समझाना पड़ा इंक्लूडिंग डॉक्टर रिबस को जाके वो माना कि मैं इसके पर काम नहीं कर सकता अदरवाइज वो इंस्टीट्यूशन नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह ऐसा स्टूडेंट मुझे मिलेगा जो कहेगा सर इस फील्ड में लिटरेचर अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हम उस पर को क्या पता हमें पता है भाई उसने इतना काम किया वो होता है कि उसे पता होता है इतने सालों से वो थीसिस इवैल्यूएट तो कर रहा है कम से कम अगर अपने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया तो इवैल्यूएट तो कर रहा है
अब मुझे पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हर तीसरे बंदे ने फाइनेंस में काम किया हुआ, मुझे स्टूडेंट आके कहे कि सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मुझे डेटा नहीं मिल रहा, अब मैं उसमें हंस तो सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है उसका डेटा ना मिले। आप पूछ लेंगे फाइनेंस के 50 बंदे खड़े हैं, हर तीसरा बता रहा होगा ऑलमोस्ट कि मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काम किया हुआ, दिस इज अफेक्ट या एटलीस्ट उसने सुपरवाइज किए हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। मुझे सबसे ज्यादा टॉपिक अपनी सर्च करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मिलते हैं, सर मेरे जॉब सिलेक्ट ले लें, कैट रिपोर्ट ले लें, सो मेनी। और ये वो आज से 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 2014 की बात है। तो फॉलो दैट अगेन। दूसरी चीज, अगर आपको क्विक चाहिए, एक सिस्टमैटिक लिटरेचर भी इनसे मिल सकता है आपको, तो आपको भी वो बहुत ज्यादा स्टडीज को सर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप कॉल फॉर पेपर्स देख सकते हैं। कॉल फॉर पेपर्स में जर्नल्स, अच्छे जर्नल की अगेन इनपुट जितनी अच्छी होगी आउटपुट भी अच्छी होगी। अच्छे जर्नल की कॉल फॉर पेपर ले लें, उसके